लंदन से इंडिया की ओर आने वाला विमान विमानतल पर उतरने को तैयार था। विमान परिचारिका घोषणा कर रही थी, कृपया यात्रीगण अपनी पेटी बांध ले। अचानक रोमी की तंद्रा भंग हुई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक नज़र गोद में सो रही नन्ही बेटी परी की ओर देखा। मासूम कितनी बेखबर है जिंदगी में हुए हादसे से। नहीं जानती कि नियति ने उसके जीवन की धूप से बचाने वाला वह छायादार दरख्त छीन लिया है। हाय नन्ही सी मेरी बच्ची, कैसे जान पाएगी पिता का साया क्या होता है। इस दुधमुही बच्ची पर भी तरस नहीं खाया प्रकृति ने। कितनी खुशी से उसने रणबीर के साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी। रणबीर भी एक अच्छे और समझदार पति साबित हुए। उसे याद आ रहा है वह वक्त जब रणबीर के साथ उसका ब्याह तय हुआ था। कितना डर गई थी वह। एक तो रईस ठाकुरों के खानदान से, उस पर विदेश का न जाने कितना रंग चढ़ा होगा उन पर। शराब के नशे में झूमते रणबीर का चेहरा डरा देता था उसे। आसपास मंडराती तितलियों की कल्पना मात्र से कांप जाती थी वह। राजस्थान के एक छोटे से गांव जड़ावता की रहने वाली मध्यवर्गीय परिवार की ग्रेजुएट पास रोमी कैसे निर्वाह कर पाएगी। मगर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसकी वे सारी कल्पनाएं थोथी साबित हुई। रणबीर उसकी कल्पनाओं से कहीं बेहतर साबित हुए। उन्होंने न केवल ऊंची पढ़ाई हासिल की थी, बल्कि उनके व्यवहार में भी वे ऊंचाइयां थी। रणबीर हमेशा ध्यान रखते कि कहीं रोमी को अकेलापन महसूस न हो। लंदन जाते ही उन्होंने वहाँ के अच्छे भारतीय परिवारों से उसकी जान पहचान करा दी थी, जिन्होंने पराई जमीन पर अपनेपन का एहसास दिया। रोमी को फिर परिवार में बेटी परी का आना जश्न था। उसकी जिंदगी में कितनी धूमधाम से पार्टी दी थी रणबीर ने। सभी मिलने जुलने वालों ने ढेर शुभकामनाओं से नवाजा था उसे। मगर किसी की मंगल कामना काम न आई। परी 10 माह की भी नहीं हुई थी कि ऑफिस से लौटते हुए रणबीर कार सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसा इतना भयानक था कि रोमी की जिंदगी के सारे रंग छीन ले गया और एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार दे गया माँ बेटी को। बेटा 7 समंदर पार ही सही उसकी सलामती तसल्ली देती थी एक माँ के दिल को। मगर इस हादसे ने ठकुराइन को जिंदा लाश बना दिया। उसकी सारी ताकत मानो बेटी के साथ चली गई। वह अपने बोलने की शक्ति खो बैठी। बस बिस्तर पर पड़ी पड़ी आंखों से आंसू बहाती रहती। रणबीर के दोस्तों ने अंतिम संस्कार तो वहीं कर दिया, मगर ठाकुर साहब का कहना था कि बाकी कर्मकांड विधि विधान से हो, ताकि बेटे की आत्मा को सुकून मिले। आज रोमी इसी क्रिया को संपन्न करने हेतु भारत आई है। विमान हवाई अड्डे के जैसे तैसे करीब आता जा रहा था। रोमी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कैसे जाएगी वह परिवार वालों के सामने। स्वयं को अपराधिनी महसूस कर रही थी वह। कभी 16 श्रृंगार कर इसी हवाई अड्डे से अपना नया संसार रचने चली थी। आज अपना सारा सुहाग उस धरती पर लुटाकर तमाम उदासियों को अपने दामन में समेटे लौट रही है। खैर विमान अड्डे पर रुका। परिवार वाले बेसब्री से रोमी का इंतजार कर रहे थे। रोमी एक हाथ में नन्ही बेटी को संभाले, दूसरे में रणबीर का अस्थि कलश थामे विमान से बाहर उतरी। जन्मदात्री के आंसू न रुकते थे। कैसे ढाढ़स बंधाए अपनी बेटी को शब्द और हिम्मत दोनों ही हार रहे थे। पलकों पर बिठाए रखने वाले पापा का बुरा हाल था। कैसे उसकी मासूम बच्ची 7 समंदर पार अकेली इतने बड़े संकट को झेल पाई। धिक्कार है पिता हो कर भी वे दुख की इस घड़ी में बेटी के साथ नहीं थे। हवाई अड्डे से बाहर आते ही रोमी को माँ पापा दिखाई दिए। रणबीर के छोटे भाई
कुंवर प्रताप ने दौड़कर उसके हाथ से अस्थि कलश ले लिया तो रोमी के भाई ने नन्ही परी को। रोमी दौड़कर माँ पापा के सीने से लिपट गई। आखिर इतने दिनों चट्टान बनी रोमी माता पिता के प्यार की आंच पाकर मोम की तरह पिघलती चली गई। आज अपनों को देख उसके दिल का सारा गुबार आंसू की धारा में बहने लगा। हाय मेरी बच्ची, कैसे इतनी दूर अकेली इतना बड़ा दुख सहती रही। हे प्रकृति, मेरी फूल सी बच्ची पर जरा भी रहम न किया। अरे इस नन्ही बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो होते ही सिर से बाप का साया तक छीन लिया। उजड़ी मांग और जिंदगी के सारे रंग खो चुकी रोमी ससुराल पहुंची तो सासू माँ को निष्प्राण देख उसका जी भर आया। हवेली में रणबीर का क्रियाक्रम पूरे विधान से किया गया। ठकुराइन बिस्तर पर पड़े पड़े कभी बहू की उजड़ी मांग को देखती तो कभी नन्ही पोती को। बस बहते आंसू ही उसकी व्यथा कह पाते, और कर भी क्या सकती थी वह। अपने और परी के प्रति घर वालों का स्नेह देख रोमी को तसल्ली थी कि वह अपनी जमीन पर अपनों के बीच लौट आई। अब भला विदेश जाकर वह क्या करेंगी। वहाँ रणबीर के संग बीते पलों के और क्या रखा है। वे यादें तो उसके जीवन का अटूट हिस्सा है। वह कभी भी रहे उसके साथ रहनी ही है। यहाँ रहकर रणबीर के परिवार का हिस्सा बनी रहेगी। बेटी को भी स्नेह की छाँव मिलेगी। ठाकुर की ठकुराइन भले ही चली गई हो, मगर आज भी रणबीर का परिवार गांव का ठाकुर कहलाता है। बड़े घर के नाम से भी सभी सम्मान करते हैं उस परिवार का। कम से कम एक सुरक्षा का हाथ तो उसके सिर पर रहेगा। उसे और क्या चाहिए। सोचा वह लिख देगी अपने मित्रों को कि उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दें। अब वह लंदन नहीं आएगी। अपनी ओर से रोमी पूरी कोशिश करती परिवार में खुलने मिलने की। कुंवर प्रताप के बेटे को भी परी बहुत भाती। दोनों बच्चों के अबोध प्यार को देख रोमी को सुकून था। यह रिश्ता यूं ही बना रहे, आखिर यही तो चाहती है वह। नीलू भी उसका बहुत मान करती। हर बात में जीजी ऐसा जीजी वैसा। 1.25 महीना होते ही रोमी के मायके से दहलीज छुड़ाने की रस्म पूरी कराने उसके पिताजी आ पहुँचे। रोमी 8 दिन मायके में रहकर फिर ससुराल लौट आई। विदेश में रहकर भी वह नहीं भूली थी कि अब ससुराल ही उसका घर है। उसकी निष्ठा अब उस घर के प्रति है। आखिर यही संस्कार तो पाए थे उसने कि ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। देहरी छुड़ाकर लौटी रोमी ने महसूस किया कि घर के माहौल में कुछ परिवर्तन हुआ है। जाने क्यों अब उसे आसपास की हवा उतनी साफ नज़र नहीं आ रही थी। कहीं कुछ घुटा घुटा सा लगता था। हवाओं में उलझे जाल नज़र आते। कभी लगता वह जाल उसे ही उलझाने के लिए तैयार किया गया है, तो वहीं दीवारों में कहीं कुछ दरार सी लगता कहीं कुछ और है जो उसके खिलाफ पक रहा है। ठाकुर साहब अब अक्सर उसके सामने आने से कतराते। उनकी बातों में अब वह अपनेपन का एहसास न होता, और कुंवर प्रताप उससे तो उसकी बातें वैसे भी कम ही हो पाती थी। एक तो शादी के 15 दिन बाद ही लंदन के लिए रवाना हो गई थी। दूसरे रणबीर के मुंह से सुन चुकी थी कि कुंवर प्रताप पर ठाकुरा वाला पूरा असर है। खैर वक्त से वफादारी की उम्मीद तो वैसे भी नहीं थी, फिर भी मन को समझा रही थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक शाम अचानक ठाकुर साहब बोले, बेटा नीलू, तुझे तेरे मायके में कुछ काम है, कल तक लौट आऊँगा। चाह रहा था तू भी चल देती, अपने माँ बापू से मिल लेती। नीलू आखिर भोली ठाकुरों की चाल भला क्या समझती। माँ बाप के स्नेह की डोर वैसे भी बड़ी रेशमी होती है।
नीलू मायके का लोभ संवरण न कर सकी। झट रोमी से बोली, जीजी साल भर हो गया माँ पापा से मिले, आप कहे तो मैं हो आऊँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक दिन की ही तो बात है, मैं मैनेज कर लूँगी। हमारे पुरुष प्रधान समाज ने यूं ही नारी को छली कह बदनाम कर रखा है, जबकि एक पहलू यह भी है, पुरुषों की कुटिलता की थाह के लिए पानी भी उतना ही दुर्लभ है। रात रसोई के काम से निपटकर रोमी सासू माँ के कमरे में परी के साथ लेटी थी कि कुंवर प्रताप के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। ओह मर गया माँ, लगता है अब नहीं बचूंगा, मेरा सिर जोरों से दर्द कर रहा है, कुछ मिल जाता लगाने को। रोमी झट उठकर बाम की शीशी ले आई। लाइए मैं लगा दूँ। और रोमी कुंवर प्रताप के सिर पर बाम लगा रही थी। वह कभी उसके हाथ को पकड़कर कहता, जरा जोर से, हाँ हाँ यहाँ, और जोर से। अपनत्व में पगी रोमी बेचारी कुंवर प्रताप के मन में बसे भावों को समझ नहीं पाई। वह तो जब कुंवर प्रताप का हाथ उसके हाथों को पार करता, उसके कंधे और फिर नीचे को आने लगा, तो उसे कुछ संदेह हुआ। रोमी संभलती, तब तक कुंवर प्रताप उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। रोमी बहुत चीखी चिल्लाई, कितनी गुहार लगाई, माँ जी बचाइए, छोड़ दो प्रताप भैया, मैं तुम्हारे भाई की अमानत हूँ। रिश्तों की दुहाई दी, मगर उसकी सारी कोशिश नाकामयाब रही। कुंवर प्रताप पर हवस का नशा चढ़ चुका था। रोमी की चीख पुकार रात के अंधेर में कोठी की दीवारों से ही थपेड़े खाकर गुम होती जा रही थी। माँ जी सुन रही थी मगर बेबस थी। आखिर ठाकुर की अय्यासी के छींटों ने उसके दामन को दागदार कर ही दिया। रोमी ने बहुत बचने की कोशिश की, मगर कहाँ वह हट्ठा कट्ठा ठाकुर, कहाँ वह नाजुक सी रोमी। मुकाबला करती भी तो कैसे। कब तक रोमी जैसे तैसे खुद को समेटे सासू माँ के सीने पर जा गिरी। माँ जी देखिए ना क्या हुआ मेरे साथ, मैं यह सब सोचकर तो नहीं आई थी यहाँ, बताइए ना माँ जी, मैं कहाँ गलत थी। माँ बोलिए ना। ठकुराइन आंखों से अपनी वेदना जताने के और कर भी क्या सकती थी। मन ही मन सोच रही थी कि आज तो वह बेबस है, मगर तब जब वह बोल और चल फिर सकती थी, उसकी आंखों के सामने ठाकुर ने जाने कितनी अबलाओं को अपने बिस्तर की सलबटों में रौंदा। क्या कर पाई थी वह, कुछ भी तो नहीं। हम ठकुराइनों की हुकूमत तो बस अपने नौकरों चाकरों तक ही रहती है, पति के आगे तो हमारा अपना कुछ भी निजत्व नहीं। आज शायद उसी खामोशी की सजा पा रही है वह, चाह कर भी अपनी बहू की अस्मत न बचा सकी। उसकी पीड़ा देखिए कि वह प्यार से उसके सिर पर हाथ भी न रख सकी। रोमी रोमी कहे जा रही थी, माँ मैं तो जमाने की बुरी नज़रों से बचने के लिए आपकी शरण में आई थी। मुझे क्या पता था यहाँ उल्टे मुझे यह सब क्या हो गया। माँ, ठकुराइन जो खुद ही एक जिंदा लाश की तरह मात्र थी, भला क्या मदद कर सकती थी उसकी। रोमी रात भर रोती रही। उसे रणबीर बहुत याद आ रहा था। कहाँ वह नारी के प्रति सुलझी दृष्टि रखने वाला, कहाँ कुंवर प्रताप। आश्चर्य यह उसी का भाई है। सच कहता था रणबीर, कुंवर प्रताप में ठाकुरों वाली बुद्धि है, मगर मुझे ही शिकार होना था। रोमी बेसब्री से सुबह होने का इंतजार कर रही थी कि ठाकुर साहब के आते ही उससे फरियाद करेगी, वे ही दुरुस्त करेंगे उसकी अक्ल। अपने स्वर्गीय बेटे की धरोहर के साथ ऐसा अनाचार वे जरूर सजा देंगे उसे। ठाकुर के आते ही रोमी ने रो रो कर सारी व्यथा बयान कर दी। ठाकुर ने सुनते ही कुंवर प्रताप पर दहाड़ना शुरू कर दिया। क्या क्या न कहा, सिर्फ हाथ उठाना भर रह गया था। रोमी तो डर गई थी कहीं बात खतरनाक मोड़ न अख्तियार कर ले। वे रोमी को देख बोले जा रहे थे, बेटी क्या करूं इस नामुराद का,
अब तू ही कह, इस बुढ़ापे में एक यही तो आसरा है हमारा, घर से निकाल भी नहीं सकता। उसे नारी मन भावुक होता है। फिर बाप बेटे जैसे रिश्ते पर तो संयम का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर उससे पावन रिश्ता और कौन सा है। रोमी का निश्चल मन सोच भी नहीं पाया कि ये सब ठाकुर साहब के घड़ियाली आंसू है। उसे कहीं से कुछ अप्रत्याशित न लगा, बल्कि वह तो डर गई कि कहीं ऐसा न हो ठाकुर साहब गुस्से में कोई कठोर कठोर कदम उठा बैठे और लोग कहें, ऐसी बहू आई कि एक बेटे को खा गई, चैन न आया तो दूसरे बेटे को भी छीन लिया। वह बेचारी तो उल्टे खुद को नीलू का गुनहगार समझ रही थी। नीलू के मन में अपने लिए कोई मैल पैदा न हो, सो उससे भी अपनी सफाई फेस की। जब नीलू के आंखों में आंसू भर इतना ही कहा, मैं जानती हूँ जीजी, आप निर्दोष हैं। रोमी अवाक नीलू को देखती रही। इस घटना को तकदीर का लेखा मान भीतर ही भीतर घुल रही थी रोमी। एक ही छत के नीचे अपनी अस्मत के लुटेरे के साथ रहना कितना त्रासद था उसके लिए। वह निर्णय नहीं ले पा रही थी कि क्या करे, यहाँ रहना उचित होगा या नहीं। असमंजस में थी। मन तो किया था कि उसी पल यह घर छोड़ दूं, मगर रणबीर के माता पिता क्या सोचेंगे। बेटा तो गया, बहू भी उन्हें छोड़ गई। जो हुआ उसमें भला उनका क्या दोष। अनचाही दिशा में ही सही, वक्त का दरिया अपनी गति से बह रहा था। सप्ताह भी न बीता था कि एक दिन रात में सासू माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर रोमी ने सोचा ठाकुर साहब को बुला लाऊं। जैसे ही वह उनके कमरे के करीब पहुंची, उसे कुछ खुसर पुसर की आवाज़ें सुनाई दी। उसने घड़ी देखी तो रात के 2:15 बज रहे थे। इस वक्त बाबूजी किससे बात कर रहे हैं? कौन हो सकता है उनके कमरे में? कौन है इतनी रात गए? बाबूजी किससे बातें कर रहे हैं? यह सब सोच रोमी दरवाजे से झांकने लगी तो देखा अंदर कुंवर प्रताप और बाबूजी में बातें चल रही थी। एक पल को रोमी ने सोचा लौट जाएं। वैसे भी कुंवर प्रताप को देखते ही उनका खून खोल जाता है। मगर जैसे ही वह जाने को हुई, उसके कानों में आवाज़ टकराई, क्या करता साली, मानती ही नहीं थी। बड़ी सावित्री बन रही थी। तुम्हारे भाई की व्याहता हूँ, छोड़ दो मुझे। एक पल को रोमी पत्थर हो गई, मानो कोई भारी चीज़ उसके सिर पर दे मारी गई है। यह तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। शायद बाबूजी कुंवर प्रताप को डांट रहे हैं। यह सोच उसका मन जानने को इच्छुक हुआ। अरे नालायक, तुझसे किसने कहा था पहली ही बार में मांस नोचने को? अरे जानता नहीं, वह परदेश रह आई है, नज़ाकत वाली बनती है। उसके मिजाज को समझकर वैसा पासा फेंकना था। पहले उसे अपनी गिरफ्त में लेता, प्यार से बहलाता फुसलाता। तूने तो पहली बार में जवानी का जोश दिखा दिया। सारा किया धरा गुड़ गोबर कर दिया। अब कोई और उपाय खोजना होगा। अब क्या करें? अरे तू ठाकुरों की औलाद है, एक औरत भी काबू ना हो पाई तुझसे। प्यार से नहीं तो धिक्कार के। समझ रहा है ना मेरी बात? अरे एक विधवा को काबू में रखने में इतना सोच रहा है। ज़्यादा सोच मत, मोम को पिघलाने में ज़्यादा देर नहीं लगती। और फिर विदेश में रही है, ज़्यादा ऊंच नीच का विचार वह भी न करेगी। सोच ले, अगर निकल गई ना तो चिड़िया हाथ से, तो फिर बस आधी जायदाद गई समझ ले। अच्छा है नाग फन फैलाए, इससे पहले उसे कुचल देना चाहिए। पड़ी रहेगी घर में, रखेल बनकर उसकी भी ज़रूरत है। जवान है, कहीं और मुँह मारे, इससे तो वह घर क्या बुरा है। घर का माल घर में रहेगा। तुमको लगता है बाबूजी वह मानेगी? अरे मानेगी, मानेगी कैसे नहीं। तू क्या उसे नीलू समझे हुए हैं कि 2 हाथ जमाए कि काबू में कर लिया। अरे 4 अक्षर पढ़ी है, देर से बात समझ आएगी।
जरा प्यार से मान मान जाएगी। जानती है विधवा का कोई ठोर नहीं। ये पाँव की जूती रणवीर ने सिर चढ़ा ली है, सो थोड़ी परेशानी तो होगी। और जो फिर भी न हाथ आए, चुप्पी तोड़ी तो क्या, घर के पिछवाड़े 2 गज जमीन की कमी नहीं है। दोनों माँ बेटी के लिए एक तो बेटी पैदा की, रणबीर का कोई नाम लेवा भी नहीं जाना जाएगा। 2 गज जमीन उसी के नाम की, ऐसे कितनों को सुकून दिया है हमने, क्या तू नहीं जानता? चुप्पी तोड़ेगी तो सजा तो भुगतनी ही होगी। फिर लोग पूछेंगे कहाँ गई बहू, तो क्या कह देंगे विदेश में कोई आशिक होगा जिसके संग भाग गई, कुल को कलंक लगा गई। अरे जिंदा रहेगी तो हमारे लिए आफत ही पैदा करेगी। छे कितनी गंदी बात, कोई ससुर अपनी बहू के लिए कैसे कह सकता है। रोमी पत्थर हो गई बाबूजी का ऐसा घिनौना रूप देखकर, जिसे वट वृक्ष समझ उसकी छाँव में आश्रय की तलाश में आई थी, वही नागफनी बन उसे लहूलुहान कर गया। उसने कभी सपने में भी ना सोचा था कि कोई इस हद तक गिर सकता है। उसे यकीन नहीं आ रहा, अगर हम 7 जन्मों पर विश्वास रखते हैं तो क्या रणबीर की आत्मा ऊपर तड़प न उठी होगी। ऊंची हवेली में रहने वाले ठाकुरों का घिनौना सच आज रोमी के सामने था। रोमी किसी से कहती भी तो शायद कोई यकीन न करता। उसे खुद ही यकीन करने में कितना वक्त लगा कि बाप समान ससुर एक जरा सी दौलत की खातिर अपने ही स्वर्गीय बेटे की स्मृतियों के साथ घृणित षड्यंत्र खेल रहा है। और वह भाई समान देवर कहते हैं कि भाई बायां हाथ होता है, उसको खोना जीवन की आधी उपलब्धि को खोना है। मगर यहाँ तो आंखों पर दौलत का ऐसा मोटा चश्मा चढ़ा है कि मातम भी जश्न दिखाई दे रहा है उन्हें। उफ, वह तो सोच कर आई थी कि रणबीर के जाने के बाद उसके परिवार वाले अपने बेटे की इस निशानी को सिर आंखों पर बिठाकर रखेंगे। पिता का साया उठ गया तो क्या, कम से कम दादा दादी चाचा चाची का तो हाथ होगा उसके सिर पर। वहाँ पराई जमीन पर तो वह अपने संस्कार ही भूल जाए शायद। कितनी गलत थी उसकी सोच। तब यहाँ तो मानो इंसानियत मर गई है उसकी। आज दोनों माँ बेटी की जान के लाले पड़ गए हैं। उसने तो कभी दौलत की चाह भी न की थी, वह तो बस आश्रय तलाशने आई थी। मगर नहीं जानती थी कि जिस वृक्ष की अपनी जड़ें खोखली हो, वह भला दूसरों को क्या पनाह देगा। उसने सोच लिया अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सुबह उसने अपना सामान समेटा और परी को गोद में लेकर अचानक घोषणा कर दी कि वह मायके जा रही है, वहीं से लंदन के लिए रवाना हो जाएगी। ठाकुर और कुंवर प्रताप सकते में थे कि यह स्क्रिप्ट तो उनके खेल में कहीं से कहीं तक न थी। अचानक कैसे हो गया यह सब। दोनों बाप बेटे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। चिड़िया जाल से भाग जाना चाहती थी। ठाकुर की नज़रें कुंवर प्रताप को घूर रही थी, कहीं इसने ही फिर कोई ऊंच नीच तो नहीं कर दी। वहीं कुंवर प्रताप सोच रहा था कि उसने तो अभी कुछ किया ही नहीं। फिर अचानक रोमी एक हाथ में परी को थामे और दूसरे हाथ में अटेजी लिए बाहर को निकल पड़ी। ठाकुर पुराना खिलाड़ी था, समझ गया यह चिड़िया अब हाथ न आने की, सो उसने आखिरी चाल चली। बहू, जब तुमने सोच ही लिया है जाने का तो ठीक है, चलो तुम्हें मायके तक छोड़ दे। रोमी के कानों में रात ठाकुर के कहे शब्द गूंज रहे थे कि हवेली के पीछे 2 गज जमीन की कमी नहीं। वह एकदम चीख कर बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी, आप तकलीफ़ ना करें। और उसने एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में परी को थाम तेजी से बाहर आ गई। ठाकुर की आंखें अंगार बरसा रही थी। एक मामूली सी औरत उनकी शह को मात दे गई। क्या करें,
कैसे बात को संभाला जाए। कोई सूरत नजर न आने पर ठाकुर बोला, अरे कुंवर प्रताप, बहू अकेले जा रही है, जानता नहीं आजकल रास्ते में कितने हादसे होते रहते हैं। चल, कम से कम उसे बस में तो बिठा आए। दोनों घर से बाहर आए तब तक रोमी ऑटो में बैठ चुकी थी। दोनों ने तेजी से उसका पीछा किया। रोमी ने देखा कार उसका पीछा कर रही है। वह समझ गई कि दोनों बाप बेटे किसी भी हद तक जा सकते हैं। रोमी जल्द से जल्द बस स्टैंड पहुंच जाना चाहती थी। जैसे जैसे उनकी कार रोमी के ऑटो के करीब आती जा रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह परी को गोद में भीजे प्रकृति को याद कर रही थी। भैया, जरा तेज चलाओ ना, वह कार हमें ओवरटेक न कर पाए। भैया प्लीज़ जल्दी चलिए ना। कोशिश करता हूँ मैडम। आज ठाकुर साहब और कुंवर प्रताप सिंह रोमी को साक्षात यमदूत नजर आ रहे थे। यूं मृत्यु के देवता को करीब देख उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ड्राइवर ने ऑटो की रफ्तार तेज की ही थी कि सामने एक बड़ा सा ट्रक आ गया। चीचर की आवाज़ के साथ एक जोरदार ब्रेक लगाते हुए ड्राइवर ने ऑटो को टर्न किया। ऑटो ट्रक के दूसरी ओर जा पड़ा और तेज रफ्तार से ऑटो का पीछा करती ठाकुर की कार ट्रक में जा घुसी। प्रकृति का न्याय सामने था। उसे शायद आज दया आ गई बेबस माँ बेटी पर। उनकी जान लेने चले दोनों नरभक्षी स्वयं अपनी कर्म की गति पा गए थे। रोमी ने चैन की सांस ली, मगर परिवार के लिए दूसरा बड़ा हादसा था। 2 माह के भीतर घर के तीनों मर्द चले गए। गांव में गहरे शोक की लहर दौड़ गई। कोठी में गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। लोग अफसोस कर रहे थे कि इस घर का दुर्भाग्य देखो, कोई मर्द नहीं, 3 विधवाएं, मानो तीनों अभिशापित हो। कैसे संभालेगी खुद को? पुरुष चाहे कितना ही निकम्मा क्यों ना हो, समाज की आंखों में वही स्त्री का रक्षक होता है। मगर कैसे समझाए रोमी उस समाज को कि यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बने हुए थे। हम अपने ही घर में खुद को महफूज नहीं कर पा रहे थे। सभी इस हादसे के लिए प्रकृति को दोषी ठहरा रहे थे। रोमी, जो इस हादसे में चश्मदीद गवाह थी, जानती थी कि यह हादसा नहीं, ना ही प्रकृति इसके लिए दोषी है। यह तो इन पापियों के कर्मों का फल है जो प्रकृति ने उन्हें दिया है। रोमी ही क्यों, घर की अन्य महिलाएं भी हादसे के पीछे छिपे कारण से भली भांति परिचित थे। आखिर वे भी बरसों से इस नरक को झेल रहे थे, मगर घर का बिखरती लाज के डर से होठों को सी लिया था। खामोश थी, क्योंकि जानती थी कि ठाकुर या फिर कुंवर प्रताप उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पुरुष प्रधान समाज की नारी को अबला ही नहीं, बल्कि अपनी शादीकार कामना पूर्ति का सामान माना है। दोनों का अंतिम संस्कार हो चुका था। आज कोठी में एक भयानक सा सन्नाटा था, जैसे एक तूफान आया और अपने साथ सबका चैन व सुकून लूट कर ले गया। रात कमरे में बैठी रोमी अपने लंदन के मित्रों को पत्र लिख रही थी कि वह अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहती है। अब उसे यही रहना है इंडिया में। इस हादसे ने उसे न चाहते हुए भी विवश कर दिया यहाँ रहने के लिए। माँ के हालात तो पहले से ही अच्छे नहीं। इस हादसे के बाद क्या भरोसा कितने दिन निकाल पाए। बची नीलू, जो आज तक अपने ही पति का विरोध न कर पाई, वह दुनिया की हवस भरी निगाहों का कैसे सामना कर पाएगी। रणबीर नहीं है तो उनकी जगह अब उसे ही यह जिम्मेदारी निभानी है। नीलू और उसके बेटे की जिम्मेदारी आखिर उसकी ही तो है। वह नहीं चाहती कि जिस दर्द से वह गुजरी है उससे नीलू भी गुजरे। आखिर दर्द का ही सही रिश्ता तो है उसका इस घर से। और उसके बाद नीलू अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी से रहने लगी। अब उसकी डर की ज़िंदगी खत्म हो गई थी। दोस्तों, कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए।
किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। एक न एक दिन ऊपर वाला उसके किए की सज़ा उसे ज़रूर देता है। तो मिलते हैं ऐसे ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।